क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। GOC लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैं एक रूल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट क्लास तक हमने सीख चुके हैं हम पूरा इंडक्टिव, पूरा रेजोनेंस के दोनों ऑर्डर प्लस आर के बी माइनस आर के। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको दी हो, दो भी हो सकती है, 3, 4, 5, और उनके बीच में हमसे पूछेगी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए आपको एक रूल याद करना है जिसका नाम है N+ रूल। N+ रूल। देखो भाई, मैंने लिखा N और PLS, प्लस में PLUS नहीं है, बस PLS प्लस। देखो यहां पे N का मतलब क्या है? यहां पे N का मतलब आपको समझना है कि जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज्ड वन। मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। इसके बाद करते हैं P का मतलब यहां पर है जिसके पास उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे P का मतलब पाई से है, N का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल से है, जिससे कि आपको याद हो जाए। L का मतलब है लोकेशन ऑफ चार्जेस। जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद किसी एटम के ऊपर नेगेटिव आया होगा, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव आया होगा। तो नेगेटिव लोकेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आना चाहिए नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होते हैं उनके ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव, तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। इसका मतलब आता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस कितना दूर दूर है। जो प्लस प्लस जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस के बीच में आपस में रिपल्शन होगी, तो इसी की वजह से वो दूर होने चाहिए। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस, उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो वो पास होने चाहिए, नियर होने चाहिए। क्या बात सही है? जैसे कि लाइक चार्जेस में हम बात कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। तो ये क्या होने चाहिए? पार होने चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे आ गए नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम यहाँ पे भी लाइक चार्जेस है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगी और ये फार दूर रहकर ही स्टेबल हो पाएंगे। इसके बाद आ जाता है अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच में हो जाएगी अट्रैक्शन और ये आ जाएंगे नियर। तो ये जब आसपास होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। N+ रूल। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, फिर देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा वो हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, फिर देखेंगे लोकेशन ऑफ चार्ज और फिर देखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, इस N+ रूल को इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भाई। फॉलो इन सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। बात समझ आ गई या नहीं? चलते हैं एग्जांपल्स पे, समझने की कोशिश करते। क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर है नेगेटिव चार्ज और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला ए, इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला बी। तो आपसे पूछा कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हमने तो सर n+ रूल सीखा है, तो n में तो न्यूट्रल तो कोई भी नहीं, तो ये तो रूल फेल हो गया। p नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर मैं देखूं, अगर मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखूं तो b में पाई बॉन्ड ज्यादा है a से, तो b वाला ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही आ जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करना, स्टेबिलिटी लॉजिक आई बात सही है ना। हमें एल और एस की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर आप डायरेक्ट ये एल और एस अप्लाई कर दोगे, एनपी को छोड़ दोगे, तो क्या पता आपका आंसर गलत आ जाए। समझ में आई बात। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि कार्बन तो सर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहीं आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए आपका आंसर, बट आपको हमेशा n+ रूल को इस सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। बात समझ में आ गई। हमारा आंसर हमारे पास आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया मिथाइल सल्फर, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, यहां पे फिर से आ गया है मिथाइल, सल्फर पे आ गया है प्लस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया Me सल्फर डबल बॉन्ड O मिथाइल, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DMSO। सुना है क्या? बिल्कुल सुना। तो ये हो गया मेरा A और ये हो गया B। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं अप्लाई करूंगा N। न्यूट्रल है क्या कोई? यस। तो N+ में N से ही अपना आंसर आ गया। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज्ड वन, और हमको पता है कि B तो मेरा न्यूट्रल है, तो B ज्यादा स्टेबल हो गया A से। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल इजीली हमने इसका आंसर भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तक तो हमने 2 ही लिए थे, अभी हम 4 स्ट्रक्चर्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी है HCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, इसको बोला है B। C स्ट्रक्चर दिया हमें HCO नेगेटिव OH, और यहाँ पे कार्बन पे आ गया है प्लस, ये है C। D दी है CO पे आ गया है प्लस, कार्बन पे आ गया है नेगेटिव, और OH, इसको बोला है D। जल्दी से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर करते हैं। लिखा मैंने n+ रूल। सबसे पहले लिखा मैंने न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, तो सिर्फ इसमें A को छोड़ के बाकी सबके ऊपर आपको चार्ज दिख जाएगा कहीं ना कहीं। सिर्फ A पे कोई चार्ज नहीं है, तो A वाला ज्यादा स्टेबल हो गया BCD से। तो एक ऑर्डर तो फिक्स हो गया है कि A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब मेरे को इन बचे हुए 3 पे ही अप्लाई करना है, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट। अब ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड सिर्फ BCD में अगर मैं कंपेयर करूं तो सिर्फ B के पास ही पाई बॉन्ड है और किसी के पास पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहां से मेरे को समझ में आया A तो पहले से ही स्टेबल था, तो BCD में यहां से निकल के आया कि B ज्यादा स्टेबल है CD से। इसके बाद हमने अप्लाई कर दिया लोकेशन ऑफ चार्ज। लोकेशन ऑफ चार्ज हमको अप्लाई करना है सिर्फ C और D पे। C और D पे अगर मैं लोकेशन देखूं, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर नेगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। इसी की वजह से ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है,
तो लोकेशन ऑफ चार्ज से हमें समझ में आया कि सी ज्यादा स्टेबल है डी से, और यहाँ पे सेपरेशन का तो जरूरत हमको पड़ा ही नहीं। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा डी। और ये हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग n प्लस रूल। यस, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया है अपना लेक्चर डन, बट एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फिनोल दिया है हमें, और हमको बोल रहे हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो। तो हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पे होगा लोन पेयर जो कि कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ हमें दिख रही होगी ऐसी, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दो पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और पाई बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव चार्ज में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही होगी कुछ ऐसी। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा कुछ यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी कुछ ऐसी। क्या यहां तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई हैं? इसके बाद देखो मैंने नेगेटिव चार्ज को कुछ यहाँ पे शिफ्ट किया और ऑक्सीजन पे वापस से लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगी कुछ, ऑक्सीजन के पास वापस से अपना लोन पेयर आ गया और स्ट्रक्चर कुछ ऐसी। इसको बोल रहा हूं मैं ए, इसको बोल रहा हूं बी, इसको बोल रहा हूं सी, डी, और ये आ गई है ई। क्या बात सही है? देखो अब हम अप्लाई करते हैं n प्लस रूल। देखो न्यूट्रल है क्या कोई? यस, यहां पे सर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर हमारी न्यूट्रल है, तो A इज इक्वल टू ई, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे B, C और D के कंपेयर में। क्या बात सही है? सही। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, तो ध्यान से देखें A और E में ही सर सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड थे, 3-3, बाकी सब में तो 2-2 ही पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से अपन को कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिला। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ चार्जेस। सभी में देखो तीनों स्ट्रक्चर में ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो कहीं भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो यहाँ से भी कोई आंसर निकल के नहीं आया। A इज इक्वल टू ई एंड B, C, D का कोई ऑर्डर हमको देखने को नहीं मिला। इसके बाद है सेपरेशन, शायद से सेपरेशन है इसका आंसर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, मतलब पास में है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पार है, जबकि ये अपोजिट चार्ज है, इनको होना चाहिए नियर, तो नियर वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब B और D ज्यादा स्टेबल होंगे, C सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब A इज इक्वल टू ई आ गया। इसके बाद स्टेबल होगा B और D, और सबसे कम स्टेबल होगा अपने पास C। क्या बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपने देखा कितना स्पीड में मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको n प्लस रूल समझ में आता है, देखो न्यूट्रल वाले सबसे पहले A और E अपने न्यूट्रल थे, सबसे पहले आगे, फिर आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इन तीनों में ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2-2 थे, ठीक है, इसको भी कर लो काउंट, लो 3-3। क्या बात सही है? तो यहां से भी आंसर नहीं आया। L का मतलब है लोकेशन ऑफ चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव है तीनों में और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तीनों में, तो यहां से भी कोई आंसर नहीं आया। लेकिन S का मतलब है सेपरेशन, अगर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये पास पास होने चाहिए, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो दूर दूर है तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी कम स्टेबल होगी। क्या बात समझ में आ गया? ये अपना आ गया भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या बात समझ में आ गई? यस, आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है CH2 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने फॉर्म कर लिए 4 बॉन्ड, हमने सीखा था इसको बोलेंगे पॉजिटिव। कार्बन पे आ गया नेगेटिव, और इसकी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की है CH2 डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्या बात सही है? सही है। तो यहाँ पे आ गया है नाइट्रोजन और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन पे तो आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव पाई बॉन्ड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ नंबर ए, इसको बोल रहा हूँ नंबर बी। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको पता लगानी है, तो मैंने अप्लाई कर दिया N+ रूल। न्यूट्रल वाला पहले, तो कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ से तो अपन को कोई आंसर नहीं मिला। ए बी बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दोनों में ही 2-2 पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होंगे? 2 पाई। यहाँ पे 1 पाई यहाँ पर आ गया, 1 पाई यहाँ पर आ गया, तो दोनों में ही पाई बॉन्ड है। यहां से भी हमें कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिला। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ चार्जेस। कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ गए या नहीं? तो यहां से हमें समझ में आया बी ज्यादा स्टेबल है ए से। क्यों हुआ? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बात समझ में आई या नहीं? तो बी ए अपना फाइनल ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का। क्या बात समझ गए आप? किस तरीके से आपको यूज करना है N+ रूल। क्या बात सही है? क्या आप बात को समझ गए? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जितना हमने सीखा है N+ रूल वो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा सिवाय इस सवाल के, तो इसीलिए इस सवाल को आप स्टार मार्क करोगे। और इसके ऊपर स्टार मार्क क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर आ रही है भाई एरोमेटिसिटी। अभी हमने ये टॉपिक नहीं किया है, आने वाले टाइम में करेंगे, जो कि स्टेबिलिटी मतलब एरोमेटिसिटी का मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी आ चुकी है तो सारे रूल फेल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। देखते हैं सवाल क्या है। हमने स्टार्टिंग में जनरली हमेशा यही बोला है कि न्यूट्रल वाला हमारा जनरल रूल क्या कहता है? हमारा N+ रूल, ऐसे भी लिख सकता हूं, हमारा N+ रूल क्या कहता है कि न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज्ड वन। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये मोर स्टेबल होता है, लिखेंगे हम, बट इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी, बट इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, फिर सब समझ में आ जाएगा। यहां पे 3 मेंबर की रिंग है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ओ आ गया। यहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी, यहां पे एक पाई बॉन्ड था और मैंने इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, यहां आ गया पॉजिटिव। और जैसे इस पे पॉजिटिव आया तो इस रिंग के ऊपर बन गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पहले इस रिंग पे कितने थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, और एरोमेटिक बनते ही ये बन गया स्टेबल। तो इसीलिए अगर मैं इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, तो देखो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस, तो मेरा आंसर आना चाहिए ए ज्यादा स्टेबल है, बट ये आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है? मतलब कि इसके अंदर चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल है, बस एरोमेटिक कंपाउंड ये बन रहा है, इसके पास ब्यूटी आ रही है, इसके पास स्टेबिलिटी गेन हो रही है। दैट्स व्हाई हम ये रूल हमारा यहां पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भाई कंसेप्ट है। बात को समझो, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड आएगा तभी चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल हो सकता है, नहीं तो बाकी सारे सवाल में आंख बंद करके आप
n+ रूल यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? आज के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, उसको आपको सीक्वेंस वाइज n+ रूल को फॉलो कर देना। बात समझ में आई? आज की क्लास में करेंगे हम इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तक हमने इंडक्टिव कंप्लीट कर दिया है, रेजोनेंस कंप्लीट कर दिया है और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम समझ रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि एक थर्ड परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की टाइप है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पहले में हमने किया था सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में किया हमने पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अभी हम सिग्मा को ब्रेक कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे ब्रेक करने के बाद। पहले हमने ब्रेक नहीं किया था, इंडक्टिव में बॉन्ड के अंदर ही मूव कर रहा था। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया तो लाइक करना। आने वाली वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी इतने खतरनाक तरीके से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई दोस्त है तो शेयर कर देना। ओके यो।